नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू सक्सेस पर। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। साथियों, हमारे जो हम पढ़ रहे थे दोस्तों 12th क्लास की ज्योग्राफी की बुक का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अध्याय 1 से शुरू किया था, जिसका मैंने एक फर्स्ट पार्ट मैंने डाल भी दिया था। आज उसी का मैं आपके साथ सेकंड पार्ट लेकर आपके साथ जुड़ा हूं और इस सेकंड पार्ट में हम जहां से टॉपिक हमारा खत्म हुआ था वहीं से आज हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों उसमें पढ़ लिया था हमने पार्ट अध्याय 1 का नाम है हमारे अध्याय 1 का मानव भूगोल का अर्थ, प्रकृति एवं विशेषत्र। यह हमारा अध्याय 1 है। इस अध्याय के अंतर्गत हमने फर्स्ट पार्ट में मानव भूगोल के अर्थ को कंप्लीट कर लिया था हमने। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मानव भूगोल की प्रकृति एवं विशेषत्र के बारे में। आज आपका अध्याय 1 कंप्लीट हो जाएगा। कैसा समझ में आता है आपको कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। तो मानव भूगोल की दोस्तों प्रकृति का तात्पर्य होता है प्रकृति। मानव भूगोल के अंतर्गत क्या क्या प्रकृति, तो इसमें पढ़ते हैं दोस्तों मानवीय क्रियाकलाप। मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम कहते हैं दोस्तों प्रकृति। अब इस प्रकृति के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करेंगे, तो दोस्तों प्रकृति के अंतर्गत हम मानव की जैविक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं, सांस्कृतिक क्रियाएं, रहन सहन, कल्चर किस प्रकार की, वहां की जनसंख्या के बारे में अध्ययन करेंगे और प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे और उसमें संसाधन किस प्रकार के संसाधन है, उन सभी क्रियाओं का अध्ययन हम करते हैं प्रकृति में। मानव भूगोल की प्रकृति में इन सभी मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम कहते हैं मानवीय क्रियाकलाप। ठीक है। अब इस क्रियाकलाप के बारे में यही बात है, आपसे यही पूछा जाएगा कि मानव भूगोल के अंदर किस किस को सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों आपको सभी लिखना है जैविक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, रहन सहन, जनसंख्या, प्रदेश और संसाधन। ये सारे टॉपिक इसमें आते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसमें से जब भी क्वेश्चन बनेगा तो इसमें से छोटा क्वेश्चन बनेगा, तो आपको इस प्रकार से बिल्कुल फैक्ट पूछा जाएगा। उसके बाद में देखते हैं हम विशेषत्र, मानव भूगोल का विशेषत्र। मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र। मानव भूगोल का पूछा जाएगा आपसे कि मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में किन किन विषयों को सम्मिलित किया गया है। तो ऐसे में दोस्तों इसमें जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। इसमें पहले नंबर पे आएगा जनसंख्या। पहले नंबर पे आएगी दोस्तों जनसंख्या। दूसरे नंबर पे आएगी आपके सांस्कृतिक क्रियाकलाप। दूसरे नंबर पे आएगी आपके सांस्कृतिक क्रियाकलाप और तीसरे नंबर पे आएगी आपके प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा। चौथे नंबर पे आएगी आपके कालिक अनुक्रम और पांचवें नंबर पे आएगी आपके विभिन्न प्रदेशों के साथ सामंजस्य। और एक होता है आपके प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन पहले नंबर पे देखते हैं हम जनसंख्या में। तो जनसंख्या में आप देखेंगे कि सभी स्थानों पर इस प्रकार से, यह जरूरी नहीं कि सभी स्थानों पर एक जैसी जनसंख्या पाई जाए। कुछ स्थानों पर वहां की भौगोलिक दशाओं, जलवायु के आधार पर वहां पर कुछ स्थानों पर कम जनसंख्या पाई जाती है और कुछ स्थानों पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है। कहीं का जनसंख्या घनत्व अधिक होता है तो कहीं का कम भी होता है। तो वो सारी मानव भूगोल के इस जनसंख्या वाले टॉपिक में, विशेष क्षेत्र में इस सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है।
सांस्कृतिक क्रियाकलाप, वहाँ की कल्चर किस प्रकार की है, रहन सहन वहाँ की, तो उन सारी चीजों का हम सांस्कृतिक क्रियाकलापों में अध्ययन करते हैं। प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा का तात्पर्य है कि कोई भी क्षेत्र हो या प्रदेश हो, उसकी कोई सीमा निर्धारित होती है। उस सीमा में किस प्रकार की वहाँ की कल्चर है, किस प्रकार का वहाँ रहन सहन, वहाँ की इस प्रकार के क्रियाकलाप किस प्रकार के हैं, तो उन सभी का हम अध्ययन करते हैं प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत। कालिक अनुक्रम, इसके अंतर्गत ये होता है कि कोई सा भी प्रदेश हो, उसमें मानव के क्रियाकलाप हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। तो उन क्रियाकलापों का जो कि दोस्तों इस प्रकार से परिवर्तनशील होते हैं, उन परिवर्तनशील क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल के अंतर्गत। वह इस विशेष क्षेत्र में किया जाता है कालिक अनुक्रम में, विभिन्न प्रदेशों के साथ सामंजस्य, विभिन्न प्रदेशों के साथ। अब देखिए आप, एक प्रदेश है और दूसरा प्रदेश है, उसके साथ किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित होता है, किस प्रकार से उसके साथ तालमेल बिठाना है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों में कोई भी एक विषय वस्तु एक ही क्षेत्र में सारे संसाधन नहीं पाए जाते, तो और प्रदेशों से उस प्रकार से उसका संचार किस प्रकार का है, वो सारे तालमेल जिसमें पड़े जाते हैं विभिन्न प्रदेशों के साथ सामंजस्य। ठीक है, अतः सामंजस्य का तो होता है दोस्तों तालमेल, वो किस प्रकार का है। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन, तो वो होते हैं प्राकृतिक संसाधन। वैसे संसाधन की जो परिभाषा होती है वो होती है कि कोई भी विषय वस्तु जो मानव के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, उसे कहते हैं हम संसाधन। क्या कहते हैं उसको हम? संसाधन। वो विषय वस्तु जो मानव की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, वो कहलाता है संसाधन। और प्राकृतिक, जो कि दोस्तों प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आए होंगे। इसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे, एक विद्वान का नाम आता है दोस्तों हठीघटन। एक विद्वान का नाम आता है हठीघटन। उसने क्या बोला है? उसने ये बोला है कि उसने भूगोल को दो विशेष क्षेत्रों में बांटा है। उनके अनुसार, उस भूगोल वेत्ता के अनुसार, हठीघटन के अनुसार, भूगोल का जो क्षेत्र है उसने दो भागों में बांटा है। वो कौन कौन से भाग है? एक तो है आपके मानव भूगोल। क्या है? मानव भूगोल। एक तो अपना मानव भूगोल और एक है हमारा भौतिक भूगोल। कौन सा भूगोल दोस्तों? भौतिक भूगोल। तो एक यहां से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हठीघटन के अनुसार जो इस प्रकार से मानव भूगोल का जो विशेष क्षेत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो बस दोस्तों वो बांटा गया है दो भागों में, मानव भूगोल तथा भौतिक भूगोल के अंतर्गत। तो ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे मानव भूगोल की कुछ अवस्थाएं। आप साथ के साथ अपनी बुक साथ में लेके बैठे और अभी आपको समझ में आएंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ते हैं तो वहां पर आपको इन सारे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके आपके नोट्स भी वहां पर आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे अपन मानव भूगोल की अवस्थाएं। मानव भूगोल की कितनी अवस्थाएं बताई गई है दोस्तों? तो उसमें 3 अवस्थाएं बताई गई। एक तो प्राचीन समय, मध्य समय तथा आधुनिक समय। प्राचीन समय में किस प्रकार की रही? मध्य समय, आधुनिक समय। प्राचीन समय में मानव भूगोल की अवस्थाएं किस प्रकार की रही, मध्य समय में किस प्रकार की रही और आधुनिक समय में किस प्रकार की? अगर आप प्राचीन समय में मानव भूगोल की जो विशेष अवस्थाएं देखेंगे तो यह पाएगी दोस्तों निम्न। कैसी पाएगी? ये
निम्न। अर्थात मानव यह नहीं जानता था कि इस जो हमारा समूह है उसके बाहर भी कोई प्रदेश है या कोई बाहर भी कोई समूह पाया जाता है। वो केवल इतना सा सीमित था, वो उसका क्षेत्र सीमित था। वो केवल ये जानता था कि हाँ इस प्रकार से पूरी पृथ्वी में ये कि हमारा एक समूह है, इसी प्रकार की रहन सहन है, कल्चर है। वो इस प्रकार से संचार के बारे में इन सभी बातों में नहीं जानता था। वो केवल इस प्रकार से प्रकृति को ही महत्व देता था और प्रकृति को इस प्रकार से प्रकृति को सर्वोच्च मानता था। उसी के अनुसार वो इस प्रकार से, तो उनकी जो अवस्थाएं थी प्राचीन समय में वो निम्न थी। इस प्रकार से वो उन्होंने कोई चीज की खोज नहीं की। तो इन सारी चीजों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय में जो मानव की अवस्था थी वो इस प्रकार से निम्न पाई गई थी। और आप देखेंगे अगर मध्य समय में बात पाई जाएगी, मध्य समय में, तो इसमें अन्वेषण, इसमें मानव अन्वेषण, इसमें अवस्था अन्वेषण पूर्ण या दोस्तों खोजपूर्ण, अन्वेषण को कहते हैं हम खोज। मध्य समय में जब आप देखेंगे तो इसमें मानव के द्वारा कुछ चीजों की खोज करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और इसमें खोज करने से और नई नई चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने लग गए। और इसी के माध्यम से उन्होंने एक आपको नाम देखने को मिलेगा, एक नाम देखने को मिलेगा आपको अरस्तु। एक नाम एक नाम आपको इसी मध्य समय में आपको देखने का मिलेगा, अरस्तु। अरस्तु ने क्या उदाहरण दिए कि दोस्तों ठंडे प्रदेशों में उन्होंने ये बताया कि ठंडे प्रदेशों में जो मानव पाया गया है वो इस प्रकार से बहादुर पाया गया है। कैसा पाया गया है? बहादुर पाया गया है। लेकिन दोस्तों इसमें जो चिंतनशील की प्रक्रिया होती है, किसकी? चिंतनशील की प्रक्रिया होती है वो कम पाई गई है। अतः दोस्तों ये चिंतनशील नहीं पाया गया है। उसके बाद में अरस्तु ने एक बताया गया एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में से बताया गया है। तो इसमें जो मानव बताया गया है वो सुस्त बताया गया है, सुस्त प्रवृत्ति का बताया गया है। लेकिन इसमें चिंतनशील की प्रक्रिया, चिंतनशील की जो प्रक्रिया बताई गई है वो बताई गई है अधिक। इसमें चिंतनशीलता तो बताई गई है वो अधिक बताई गई है। तो दोस्तों ये था मध्य समय। उसके बाद में एक आता है अपने आधुनिक समय। आधुनिक समय में आप देख सकते हैं किस प्रकार से नई नई तकनीकों के माध्यम से और जो प्रकृति से जो संसाधन प्राप्त हो रहे हैं उसका वो फिर किस प्रकार से आप देखेंगे तो संभववाद, असंभव को भी संभव करके दिखा रहा है। वो होता है दोस्तों आधुनिक समय में, उसको हम पढ़ते हैं। एक व्यक्ति का नाम और आता है इसमें, एक भूगोलवेत्ता का नाम इसमें और आता है। वो भूगोलवेत्ता है दोस्तों हेकेटियस, उसका नाम है हेकेटियस, उसका नाम है दोस्तों हेकेटियस। हेकेटियस जो कि दोस्तों आप बताएंगे तो इसमें भूगोल के विषय, भूगोल जो भूगोल क्षेत्र है उससे हमें अवगत कराएगा, भूगोल क्षेत्र से अवगत करवाया। और इसी के कारण इसको दोस्तों भूगोल का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? भूगोल का जनक। वो किसे कहा जाता है? तो हेकेटियस को कहा जाता है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट बनता है, आपका क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है इससे। तो उसको किसको कहा जाता है? भूगोल का जनक हेकेटियस को कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों हमने कल भी पढ़ा था, एक तो होता है दोस्तों नियतिवाद और एक होता है दोस्तों संभववाद और एक होता है दोस्तों नवनिश्चयवाद, एक होता है हमारे नवनिश्चयवाद। तो इसके बारे में देखेंगे। अगर नवनिश्चयवाद में दोस्तों जो सर्वप्रमुख माना जाता था वो सर्वप्रमुख माना जाता है दोस्तों प्रकृति को। अतः दोस्तों ये बताया जाता है कि प्रकृति के अनुकूल ही रहकर मानव को, इस प्रकार से मानव जो भी क्रियाकलाप करता है वो प्रकृति के अनुकूल की रहकर ही करना चाहता है।
जो कि दोस्तों हम देख सकते हैं, हमने जो आपने प्राचीन समय देखा था, उस प्राचीन समय में हमें यही देखने को मिलता है कि जो प्रकृति जिस प्रकार से प्रकृति से जो हमें जो प्राप्त होते हैं, जो भी संसाधन, उसी के अनुकूल वो रहता था दोस्तों। ठीक है, एक होता था जो संभववाद, इसमें जो प्रमुखता दी जाती है वो देता है जैसे मानव को इसमें प्रकृति को सर्वोच्च बताया गया है, मानव सर्वोच्च बताया गया। इसमें मानव को संभववाद में मानव को सर्वोच्च बताया गया है, मानव को सर्वोच्च बताया गया है। और नवनिश्चयवाद में दोस्तों मानव प्लस प्रकृति, इन दोनों का सामंजस्य बताया जाता है किसमें, नवनिश्चयवाद में। अतः दोस्तों संभववाद में मानव क्या करता है, यह कहता है मानव कि हमें प्रकृति है जो कि दोस्तों हमें इस प्रकार से अवसर प्रदान करती है, और उन्हीं अवसरों का लाभ उठाकर हमें असंभव को संभव करके दिखाना है। तो ये वाली प्रकृति जो पाएगी वो संभववाद में पाई जाती है। और उसके बाद में नवनिश्चयवाद में दोस्तों प्रकृति और मानव का दोनों को सामंजस्य बताया गया है, तालमेल बताया गया है, और उन तालमेल के माध्यम से वो अनेक क्रियाकलाप करता है। उसके जो प्रवर्तक है वो गिलफ्रेड टेलर को माना जाता है। किसको? गिलफ्रेड टेलर को। नवनिश्चयवाद का जो प्रवर्तक माना जाता है वो गिलफ्रेड टेलर को, उसको नवनिश्चयवाद का इस प्रकार से प्रवर्तक माना जाता है। और इसकी एक अवधारणा भी थी दोस्तों, रुको और जाओ। रुको का था दोस्तों प्रकृति में जो अवसर देती है उसके लिए थोड़ी देर रुको, और जैसे ये अवसर प्राप्त होता है तो उसका इस प्रकार से वो लाभ उठाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कैसा समझ में आया आपको वो जरूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मैं आपके साथ आऊंगा अध्याय 2 को लेकर, जिसमें हम आगे की बात करेंगे दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का।